आजादी के बाद में पहला कुंभ था और उस समय लोग बड़े उत्साह से तिरंगे झंडे लेकर वहां पर आए थे और उस समय देश की आजादी लगभग 49 करोड़ हुआ करती थी और उसमें से 12 करोड़ लोग कुंभ में पहुंचे थे। पहले अखाड़े हाथी लेकर आते थे, उसके बाद में नेहरू जी ने दो आदेश निकाले थे कि कोई भी अखाड़ा हाथी लेके नहीं आएगा और कोई भी वीवीआईपी स्नान नहीं होगा। नहीं, सनातन धर्म ने क्या किया, अब अपने मंदिरों को मॉल बना लिया है। मॉल का मतलब है कि मालूम पड़ा बाहर तो बोर्ड लगा रामचंद्र जी का मंदिर है, लेकिन उसमें अंदर हनुमान जी भी होंगे, कृष्ण जी भी होंगे, साईं बाबा भी होंगे, शनि महाराज भी होंगे, यानी सबका पेमेंट एक ही जगह हो, अलग अलग दाम। लेकिन जिस तरीके जलियांवाला बाग था, उसकी मेन थीम थी तकलीफ, दुख, उसको बदल के उसको जो है जगमग टिगमग बना दिया है। भाई जब कोई जलियांवाला बाग जाएगा तो उसको इतिहास में वो पेन तो फील होना चाहिए ना, तो वो ये बात नहीं समझते और उसको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से तमाम धार्मिक स्थलों को सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील कर दिया ताकि वहां से आर्थिक उगाही हो सके। क्या मैं सही हूँ? इस बार जो कुंभ का विस्तार हो रहा है वो नदी की मुख्य धारा की कीमत पे हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं उसमें 62 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में खर्च हुआ है। उसकी कीमत चुकानी पड़ी एनटीएससी को, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी से कहा कि आप एनटीएससी परीक्षा को फिलहाल होल्ड पे कर दीजिए, हम स्कॉलरशिप देने की स्थिति में अभी नहीं है। 3 पीएसयू से, सरकार के पीएसयू से चंदा नेशनल बुक ट्रस्ट ने लिया। किस काम के लिए? कि जो मोदी जी की किताब है एग्जाम वॉरियर, परीक्षा चर्चा शायद हिंदी में वही है ना, उसकी 1 लाख कॉपी मराठी में छपी और ऐसा कहा गया कि पुणे के हर बच्चे को मुफ्त में बांटी गई। मतलब उसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तब भी वो वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। इस तरीके के नियम बनाए दे। नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्था, जिसका जो पढ़ने पढ़ाने की संस्था है, वहाँ के जो चेयरमैन है वो इलेक्ट्रिकल्स में लेक्चरर रहे, उनका पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। वहाँ का जो डायरेक्टर है वो आर्मी में वर्किंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, जिनका पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब एनबीटी में आगे लेखक बन गए, पति पत्नी दोनों किताबें छाप रहे हैं अपने नाम से। खैर, एक हनुमान भक्त हैं दिल्ली में, आप तो जानते ही होंगे, अरविंद केजरीवाल। उनके सीएम आवास को लेकर आज खूब चर्चा है। ये शीश महल बनाम राजमहल का जो विवाद है, ये क्या है पंकज जी? ना, जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे तो डॉलर के का जो दर थी लगभग 65 रुपए थी और अब 85 रुपए से पार है। यदि ये जो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यदि उस रेट पे लेके आ लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। से जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली में वो झूठ बोलते हैं एजुकेशन को लेकर। पिछले 10 साल में उन्होंने केवल 5 नए स्कूल खोले, केवल 5। यस, पिछले 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम से कम 12 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें छात्र ने या तो शिक्षक को मार डाला या अपने साथ के बच्चे को मार डाला। शीला दीक्षित के समय में भी बेहतर एजुकेशन के लिए दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय बन गए थे, जिनके टेस्ट के लिए स्पेशल अलग से एग्जाम होती है। इन्होंने सर्वोदय विद्यालयों को बर्बाद कर दिया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान, indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। पंकज जी, पहली खबर तिरुपति मंदिर में भगदड़ से उठाएंगे। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ हो गई, 6 लोग मर गए और भगदड़ हुई इस वजह से क्योंकि लोग टिकट लेने के लिए लाइन पर लगे थे और तमाम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करना चाहते थे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकल गए। अहम बात यह है पंकज जी इसमें कि सिर्फ ये एक घटना नहीं है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल था, अखबारों ने तो उसको जगह नहीं दी कि एक हाथी जो है वो बेकाबू हो गया। केरल के ममलापुरम में की बात है शायद, वहां पर कोई रीजनल फेस्टिवल चल रहा था और उस फेस्टिवल में वो बेकाबू हो गया, काफी लोग घायल हो गए। मैं ये सोच रहा था कि ये मतलब ये प्रशासनिक खामी है या फिर जो है अंधभक्ति का ही पैमाना है। अब देखिए कुंभ में जिस स्तर पर चल रहा है, मतलब जिस स्तर पर काम चल रहा है, उससे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं और पहले कुंभों में घटी भी हैं। देखिए, भारत में धार्मिक स्थलों पर स्टैंप पर देने भगदड़ होना एक बहुत आम बात मानी जाती है। मथुरा में तो मुझे लगता है कि साल में 2 बार होता ही होता है।
लोग भले मरने वालों की संख्या कम हो, लेकिन घायल और बेचैन होने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है, नए साल पर भी और जन्माष्टमी पर भी। हम लोगों के यहाँ जो मंदिर है उसमें अधिक से अधिक दर्शनार्थी आए, उसके लिए समूचे सनातन धर्म ने अपने तंत्र को, आस्था के तंत्र को पर्यटन में बदल दिया। पहले इंसान आस्था के पुण्य तीर्थों में जाता था, दूरियां तय करके जाता था, ये सोच के जाता था कि मुझे वहां पर एक दिन सीढ़ियों पे बैठना है, एक दिन उस शहर की आबो हवा को चखना है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता था कि मैं भगवान के करीब थोड़े समय रहूं। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये पर्यटन है। मैं 5,000 रुपए खर्च करके मथुरा या तिरुपति या केदारनाथ जाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि एक दिन में अधिक से अधिक जगह घूम लूं या सेल्फी ले लूं, दोस्तों को बता दूं कि मैं इस पल के साथ अजर अमर हो गया हूं। और इसका जो व्यापक रूप है, अब हर जगह धार्मिक स्थानों को अब वो महाकाल लोक की तर्ज पर लोक बनाया जा रहा है। बनारस में हो गया, अयोध्या में हो गया, उज्जैन में हो गया। वो वास्तव में क्या है? आस्था और धर्म का बाजारीकरण है। इलाहाबाद के कुंभ में अभी तक 2 बार भगदड़ों का एक इतिहास रहा है। पहली घटना हुई थी 1954 में, जब आजादी के बाद में पहला कुंभ था, और उस समय लोग बड़े उत्साह से तिरंगे झंडे लेकर वहां पर आए थे। और उस समय देश की आजादी लगभग 49 करोड़ हुआ करती थी, और उसमें से 12 करोड़ लोग कुंभ में पहुंचे थे। हालांकि संघी भाई बड़ा उधम करते हैं कि नेहरू जी पहुंचे थे इसलिए भगदड़ मच गई थी, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। मालूम होना चाहिए कि उस कुंभ में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तो कल्पवास किया था, और वो जो भगदड़ मची थी वो एक हाथी के कारण मची थी। पहले अखाड़ों में हाथी लेकर आते थे, उसके बाद में नेहरू जी ने 2 आदेश निकाले थे कि कोई भी अखाड़ा हाथी लेके नहीं आएगा और कोई भी वीवीआईपी स्नान नहीं होगा। दूसरी भगदड़ अभी हाल ही में 2013 में हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तो ये भगदड़ें जब भी होती हैं, ये मान के चलें कि प्रशासनिक असफलताएं या मिसमैनेजमेंट के कारण ही होती है। मंदिरों के अंदर एक समानांतर तंत्र है। हर मंदिर में, स्पेशली तिरुमला तिरुपरम स्थान में तो ढेर सारे वीआईपी, बहुत बड़ी चढ़ावत। आप देखें ना, जब तक सनातन धर्म सुधरेगा नहीं। सनातन धर्म ने क्या किया, अब अपने मंदिरों को मॉल बना लिया है। मॉल का मतलब है कि मालूम पड़ा बाहर से बोर्ड लगा रामचंद्र जी का मंदिर है, लेकिन उसमें अंदर हनुमान जी भी होंगे, कृष्ण जी भी होंगे, साईं बाबा भी होंगे, शनि महाराज भी होंगे। यानी सबका पेमेंट एक ही जगह हो, अलग अलग ना हो। ये जो प्रवृत्ति है, उसके कारण धार्मिक आस्थाओं में भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, शॉर्टकट हावी हो रहा है। और ये जो और पर्यटन बनाने से धर्म की में जो आध्यात्म और दर्शन का गंभीरता थी, वो समाप्त होती जा रही है। तो क्या पिछले 10 सालों में बढ़ा है क्या पंकज जी? ये जो पर्यटन है पिछले 10 सालों में बढ़ा है, या फिर लगातार धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत बढ़ रहा है? ये ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इसका सीधा सीधा संबंध अर्थतंत्र से है। जैसे ही भारत ने गेट समझौते में शामिल होकर हम लोग मुक्त अर्थव्यवस्था में आए थे, और आम आदमी की जेब में करेंसी बढ़ने लगी थी, तो जैसे जैसे पाप बढ़ा, वैसे वैसे पाप से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। मुझे ऐसा महसूस होता है। अब ऐसा लोगों को लगने लगा कि इधर पेमेंट करो, इधर प्रसाद चढ़ाओ, इधर डॉलर चढ़ा दो, नमस्ते ज्यादा देर कर लो, बहुत करीब से दर्शन कर लो, तो आपका पाप उतना जल्दी छट जाएगा, और फिर हम अगले पाप के लिए तैयार हो जाए।
लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में मतलब धार्मिक स्थलों में पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा दिया, आपने देखा होगा कि जो वो था जलियांवाला बाग था, उसकी जो मेन थीम थी तकलीफ, दुख, उसको बदल के उसको यस, जो है जगमग दिखमक बना दिया है। भाई जब कोई जॉय। जलियांवाला बाग जाएगा तो उसको इतिहास में वो पेन तो फील होना चाहिए ना। तो वो ये बात नहीं समझते और उसको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से तमाम धार्मिक स्थलों को सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील कर दिया ताकि वहां से आर्थिक उगाही हो सके। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अभी एक रिसर्च पेपर देख रहा था, वो इतना त्रासदीपूर्ण है, स्पेशली जंगल के इलाकों में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अंदर पर्यटन बढ़ाने का जो सबसे बड़ा बुरा असर हो रहा है, वो हो रहा है कि वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, वो लंबा लंबा 200 250 250 किलोमीटर दूर पलायन कर रहे हैं और कई बार बस्तियों में घुस के लोगों का शिकार कर रहे हैं। दूसरी हम्म चीज, उससे वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम्म समाप्त हो रही है। देखिए, जो जंगल है वो नीड जो है वो नीरव चाहता है, वो अशांति, शोर, बाहरी दखल कम से कम चाहता है। लेकिन हमने पर्यटन के नाम पर उन जंगलों को तमाशा बना दिया। हमको शेर दिख रहा हो, शेर दिख गया हो, गेंडा दिख गया। अभी 4 दिन पहले, चूंकि वो असम की खबर है इसलिए लोग ज्यादा नहीं दिखाएंगे वो, असम में हम्म 4 गेंडे थे, जंगल में जिप्सियां चल रही थी, और अचानक जिप्सी वाले ने तेजी से जिप्सी भगाई और मोड़ दी, और एक लड़की जिप्सी में से नीचे गिर गई और गेंडा उसको रोंदने आ गया। उफ, ये बहुत छोटा सा क्लिप है, बहुत कम लोगों को दिखाया गया, क्योंकि नहीं। अब जो पर्यटन है उस पर एक इम्पैक्ट है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने बाकायदा एक आदेश जारी किया अखबारों, डिजिटल मीडिया और टीवी मीडिया के लिए। उसमें बताया गया कि इतने करोड़ रुपए का बजट प्रचार प्रसार तंत्र के लिए है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप केवल सकारात्मक खबरें दिखाएंगे कुंभ को लेकर। आप समझ गए ना हम्म कि आपको तभी माल मिलेगा जब आप वही पोस्टर दिखाएंगे जो है। जबकि बहुत हम्म स्पष्ट है, इस बार जो कुंभ का विस्तार हो रहा है हम्म वो नदी की मुख्य धारा की कीमत पे हो रहा है। जिस तरीके से उसके तटों को विस्तार देने के लिए नदी की धारा को सिकोड़ा गया। नदी की भाई धारा को सिकोड़। यस, एक्चुअल क्या है, वो साबरमती वाला तंत्र सब जगह चलता है कि धारा हम्म को कम कर दो जिससे बहुत सारी पानी दिखे, अविरल दिखे, और दोनों तरफ जो किनारे बच रहे हैं उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करो। हम्म भाई जब आपने इतना बड़ा इलाका को फैलाया है, हम्म तो नदी के बाहर तो शहर है, तो आप नदी के फैलाने के लिए कौन सा जगह इस्तेमाल करेंगे? उसी का कैचमेंट एरिया ही होगा जो इस्तेमाल किया जाएगा। उसी का कैचमेंट नदी। एरिया होगा ना। बिल्कुल सही तो बात है। ये अच्छा। शर्मनाक है। बिल्कुल। ये कुंभ नदियों का पर्व है, ये हम्म। नदी को स्मृत करने का पर्व है, ये विस्मृत करने को उसको बैठाए हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा नहीं, आपने सुना होगा शंकराचार्य क्या बोले हैं? जी हाँ। कि जो है 40 करोड़ लोग मिल करके नदी को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी अविरलता को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो जाएंगे नहीं उस कार्यक्रम में। दुखद है वो। हाँ। अच्छा, एक चीज और है पंकज जी कि जब जब सैकड़ों भाई आप जानवर को कितना भी ट्रेंड कर लें, जो उसकी नेटिव जो सोच है वो तो जंगल से जुड़ी हुई है। आप उसको मंदिर में रखते हैं, आप उसको सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में रखते हैं, उसमें कोई शोर मचाता है, किस नॉइज लेवल को वो पसंद करता है, कौन सा नॉइज लेवल उसको इरिटेट कर सकता है, कौन से जेस्चर उसको इरिटेट कर सकते हैं। महावत कोशिश ही तो कर सकता है, उसको समझा सकता है। लेकिन ये तो हमेशा आशंका बनी रहेगी ना कि वो बेकाबू हो जाए। हाथी जैसा जानवर बेकाबू हो सकता है भीड़ में। वैसे उसमें क्या है कि कुछ साल पहले केरला हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि मंदिरों हम्म के कार्यक्रमों में हाथियों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वहां हम्म पर हाथी पैंट का स्टैम्पेड हुए। और इसी हम्म मल्लापुरम जिले में हम्म 4 साल पहले हम्म बहुत खूबसूरत एक रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया गया और एक मंदिर में है वो। हम्म
एक रोबोटिक हाथी बनाया गया उसी आकार का, जो मंदिरों के स्पेशली अयप्पा जयंती के जो जुलूस होते हैं अच्छा। उसके अंदर उसको इस्तेमाल किया गया, जिससे कि उसके जो कुप्रभाव हैं उससे बढ़े। हुँ, देखिए, हाथी एक निश्चल प्राणी है। हुँ, हाथी हुँ। का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। खासली साउंड को लेकर वो बहुत सेंसिटिव बहुत है, सेंसिटिव स्मेल है, को बिल्कुल। लेकर वो बहुत सेंसिटिव है। तो थोड़े से में देखिए, जो महावत उस पर नियंत्रण करता है वो हुँ, अंकुश से ही करता है, यानी अत्याचार से ही करता है। हाथी हुँ। कुत्ता नहीं है कि अपने प्रेम से वो इंसान की चीजें सीख जाता है। हाँ, डोमेस्टिकेट तो तो किया नहीं इस गया कभी उसको, और जो कुत्ते की तो बात ही अलग है, वो तो डोमेस्टिकेटेड है 10,000 तो साल हो। इसके ऊपर लंबे समय से कोर्ट्स के अलग-अलग निर्देश हैं, लेकिन होता हुँ, ये है कि जल्लीकट्टू में बैल का इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन फिर दूसरी कोर्ट उसमें एक रास्ता दे देती है। इसी तरीके से हर जगह हम लोग आस्था के नाम पर सब कुछ चीज़ निकाल लेते हैं। वो केरला में वो जो महिलाओं के प्रवेश का मसला था मंदिर को लेकर, सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने कोई आदेश दिया था, तब भी ये यही बीजेपी और आरएसएस के लोग उस आदेश के विरोध में वहाँ खड़े हुए थे। हुँ। है ना? तो जब भी देश हमारे क्या कि थोड़ा-सा जब भी देश थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत भी कंज़र्वेटिज़्म से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये आके रोक लेते हैं, हमेशा रोकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पंकज जी, एक और बात है कि आपने अभी चर्चा की कि ये जो कुंभ है, कुंभ में ये उन लोगों को पैसा देंगे, जो लोग सकारात्मक खबरें दिखाएँगे। तो इनकी आदत हो गई प्रचार-प्रसार की। आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, एक अखबार में पब्लिश हुई है, शायद टेलीग्राफ में ही है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं, उसमें 62 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में खर्च हुआ। और उनके इस प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम में जिसकी वो तथाकथित रूप से सलाह देते हैं, पता नहीं वो सलाह काम की है भी कि नहीं है। उस सलाह की वजह से कहें या उतना अमाउंट जो खर्च किया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ी एनटीएसई को, नेशनल टैलेंट सर्च बच्चों एग्जामिनेशन को। हाँ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी से कहा कि आप एनटीएसई परीक्षा को फिलहाल होल्ड पे कर दीजिए, हम स्कॉलरशिप देने की स्थिति में अभी नहीं है। और 62 करोड़ रुपए भारत का प्रधानमंत्री खर्च कर देता है परीक्षा पे चर्चा के लिए। मतलब वो कहीं वो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो आखिरकार ये कदम क्यों उठा रहे हैं? उनको इस चर्चा की क्या ज़रूरत थी? ये तो 62 करोड़ रुपए तो जो अमाउंट है वो तो आरटीआई में सामने नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली है। हुँ, हुँ। जो खर्चा है उससे बहुत अधिक है। मैं देखने वाला हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों लोगों को आउटसोर्स करके रखा गया, जिनका काम केवल एड्रेसेस को उन लैंग्वेजेस में फीड करना था। उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सैकड़ों लोग 3 महीनों को लगे रहे। नेशनल बुक ट्रस्ट के ऑफिस का जो सेंट्रल हॉल है, जो सेंट्रल एयर कंडीशन से चलता है, उसमें प्रिंटर्स की डिजिटल मशीन मंगवा के 4-4 मशीनें रखी गई, जो दिन रात केवल एक ये काम करती थी कि पाने वाले का नाम और वो उसमें छपे, एड्रेस छपे और लिफाफे पे वो छपे। और इसके ऊपर जो स्पीड पोस्ट से खर्चा हुआ, उसका अभी कोई हिसाब नहीं है। और उसमें से लगभग 20-22 हजार चिट्ठियां वापिस आ गई, उसका कोई खर्चे का हिसाब नहीं है। आ, मालूम पड़ा कि गोल्डन प्रिंटिंग के साथ में जो चिट्ठियां बनाई गई थी, वो चिट्ठियां बनाई गई 50 लाख और डिस्पैच हुई 32 लाख। वो बाकी की चिट्ठियों का हिसाब किताब कैसे प्रिंटर्स के साथ हुआ, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक लेटर और एक इन्वेलप बनाने पे जो खर्चा था प्रिंटिंग का, वो अकेले 32 रुपए था। उसको डाक से भेजने का 17 रुपए था। इसके अंदर ह्यूमन पावर इस्तेमाल नहीं है, इसका इंक्लूड नहीं। हुँ, और आप सोचिए कि ये काम अब, चूंकि मैं उस संस्थान में काम किया हुआ, मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि अब उसकी स्थिति हो गई, जो ये होता है सोशल वर्क इन कॉर्पोरेट, क्या कहते हैं उसको, जो आजकल पैसा हुँ, हुँ, कॉर्पोरेट सोशल वर्क के लिए देते हैं, उसके हुँ। अंतर्गत कॉर्पोरेट तीन सोशल पीएसयू से, रिस्पांसिबिलिटी कॉर्पोरेट हाँ, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तीन तीन पीएसयू से, सरकार के पीएसयू से हुँ, हुँ, चंदा नेशनल बुक ट्रस्ट ने लिया। किस काम के लिए? कि जो मोदी जी की किताब है एग्जाम वॉरियर, परीक्षा पे चर्चा, शायद हिंदी में वही है हुँ, ना? हुँ, हुँ, उसकी 1 लाख कॉपी मराठी में छपी
और ऐसा कहा गया कि पुणे के हर बच्चे को मुफ्त में बांटी गई, केवल हम्म, इसलिए कि वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाए। अब वो 1 लाख कॉपी छपी कि नहीं छपी, बाकी के बिलिंग का क्या हुआ, वो 1 लाख बच्चे, यानी ये जो खर्चे मोदी जी स्कूली बच्चों का इस्तेमाल जिस तरीके से, स्कूली शिक्षा का इस्तेमाल जिस तरीके से अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए कर रहे हैं। अभी फिक्की की एक रिपोर्ट है, आपकी शायद निगाह में गई हो, उसमें फिक्की ने बहुत साफ साफ बोला है कि यदि भारत को डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बनना है, तो उसे स्कूली शिक्षा में हर साल अपने बजट का 6% खर्च करना होगा, जो अभी हम 2.3 से लेकर 2.6 करते हैं। और उस पोजीशन में कि हम इस समय सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, हमारा हम्म। स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का बहुत बड़ा तंत्र जो है शिक्षा मित्र या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के बल पे चल रहा है, इस संबंध में एक बेसिक चर्चा इंटरेस्ट। जरूरी है। इस संबंध में एक चर्चा जरूरी है पंकज जी। आपने देखा होगा कि गुजरात का एक मेडिकल कॉलेज है जहां, जो कि सरकारी था, 800 एकड़ जमीन में बना हुआ कॉलेज था, जो हजारों करोड़ रुपए का बना हुआ। उस विद्यालय को शारदा प्राइवेट एजुकेशन बोल ट्रस्ट, दिया, हाँ, शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को दिया जा रहा है। बेच दिया उसको, हाँ, उसको बेच बेच दिया। दिया उन्होंने। सरकार ने बनाया उसको और इसके बाद प्राइवेट संस्था को बेच दिया। उन बच्चों का क्या भविष्य होगा वहां पर? ये इसी तरीके से कर रहे हैं। और एक सवाल और है कि ये प्रधानमंत्री का किस किस्म का शौक है पंकज जी? मतलब अब आखिरकार उनको अपने आत्मविश्वास को कहाँ पोषित करना है? वो प्रधानमंत्री बन गए, पहले मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बन गए। अब आखिरकार उनको कौन सा संकट आन पड़ा है कि उनको बच्चों को भी टारगेट करना है, उनको बच्चों को शिक्षा भी देना है, प्रोफेसर भी बनना है, कुछ दिन बाद हो सकता है कि जज बनने की भी कोशिश करें, भाई क्या पता। वो तो सब कुछ बन सकते हैं। मुझसे शादी करोगे पिक्चर के दुग्गल साहब तो रोज कुछ बनते थे, आज दुग्गल साहब पुलिस वाले हैं, आज दुग्गल साहब, तो दुग्गल साहब हैं, तो कुछ भी बन सकते हैं। जो हम्म, व्यक्ति की शिक्षा की डिग्री संदिग्ध है, हम्म। वो व्यक्ति अब पॉलिसी बना रहा है कि आप कुलपति बनने के लिए आपको 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यही आप खबर मैं चर्चा अनार, करने वाला था नेक्स्ट पंकज जी, कि हद हो हाँ, गई, मतलब कि आप कुलपतियों की नियुक्ति में ही बदलाव किए दे रहे हैं। नहीं, कुलपति नियुक्ति असिस्टेंट में प्रोफेसर, मतलब। प्रोफेसर के लिए भी उन्होंने कह दिया कि आप जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स से एमए हो तो आप इकोनॉमिक्स के ही बनो, आप इंटर पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफेसर बन सकते हो। यानी एक तरीके से उनको पूरे तंत्र में, खासतौर पे शिक्षा तंत्र में बदलाव हम्म, की, जो 2020 की नई शिक्षा नीति थी, उस पे हम्म, 5 साल में कोई जमीनी काम तो हो नहीं पाया। हम्म। अब इनको केवल एक ही तरीका लगा है कि हम आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को शिक्षा तंत्र में इस तरीके से घुसेड़ दें कि वो वहां पर बेसिकली वो पढ़ें जो वो चाहते हैं, अपने जिसके मन का अंदर वो इतिहास, बता सकते हैं कि हाँ, अपने अपने मन मन का। का इतिहास बता सकते हैं कि गुरु नानक, कबीर और दादू या सब लोग मिलके कैसे एक साथ बात करते थे, है ना? सिकंदर कहाँ से कहाँ तक आ गया था, ये सब चीजें जो उनकी है, हम्म, नाले की गैस वाला विज्ञान और रडार वाला साइंस, वो सब वो टीचर से पढ़वा देंगे। हम्म। ठीक है ना? हम्म, तो ठीक अब है। वो टीचर्स, देखिए प्राइमरी स्कूल लेवल पर जहां जहां पे इनकी राज्य सरकारें, मध्य प्रदेश सरी के राज्यों में उन्होंने भयंकर भर्तियां की हैं, भयंकर, वहां पर पूरे तंत्र को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। अब इनकी इच्छा है कि एकेडमिक लेवल पर, क्या कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी भी इनको रेसिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने काम करने के लिए और इन सब के लिए। तो इसके अंदर इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि अब हम एकेडमिक में ऊपर लेवल पर कैसे लोगों को घुसाड़े, वाइस चांसलर में, कॉलेज एकेडमिक काउंसिल में, क्योंकि इनकी जो 2020 की शिक्षा नीति थी उसके अंदर हायर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें से इनमें से किसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। और इसमें अभी ये केवल कह रहे बंदरबाट मची है, आपको हैं। पता है, अभी केवल सबसे बड़ी बंदरबाट ये बची है कि जो नई स्कूल की किताबें एनसीईआरटी तैयार करे उसको छापे कौन, वो अरबों रुपए का खेल है। तो एनसीईआरटी अभी तक छापती रही है, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट कहता नहीं, ये छापने का ठेका हम लेंगे, देंगे। इस पे भी घमासान मची हुई है संस्थाओं में। अच्छा। यस,
अभी तक तो एनसीईआरटी ही छापता था। हाँ, वो कह रहे बोले तैयार तुम कर दो लेकिन छापेंगे हम। हम्म। छापने में क्या है भाई, प्रिंटर को ही तो आपको देना होता है ना। हाँ, तो ये जो पूरे, ये ना अभी जो बंदर बाट बची है शिक्षा से आने वाली जो है सरस्वती से आने वाली लक्ष्मी पर कौन हम्म। अल्लू कुल्लू का आवास होगा, इसके ऊपर चल। और जाहिर है कि इतने बड़े खेलों में पीएमओ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पीएमओ तो बेचारा दूध पीता बच्चा है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। और एक चीज और देखिए कि जब ये कहते हैं कि कुलपति अब वो व्यक्ति भी बन सकता है जो सिर्फ शिक्षण कार्य में ना हो, शोध में रहा हो, शैक्षणिक संस्थानों में रहा हो, उद्योग में भी उसको अनुभव हो, या फिर लोक प्रशासक हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति वाइस चांसलर बन सकता है। मतलब उसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तब भी वो वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। इस तरीके के नियम बनाए दे रहे हैं। इसका मतलब ही कि अपने लोगों को घुसाने का ही योग वो होगा इसमें, और क्या हो सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम्म। नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्था जिसका जो पढ़ने पढ़ाने की संस्था है, वहाँ के जो हम्म। चेयरमैन है वो इलेक्ट्रिकल्स में लेक्चरर रहे हैं। उनका पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। वहाँ का जो डायरेक्टर है वो आर्मी में हम्म। वर्किंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, जिनका पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब एनबीटी में आके लेखक बन गए, पति पत्नी दोनों किताबें छाप रहे हैं अपने नाम से। तो ये तो तंत्र वो विकसित ही कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल लोगों को लाके बिठा दो, जिससे कि वहां की जो प्रोफेशनलिज्म है वो समाप्त हो जाए और आप अपने तंत्र को वहां पर विकसित कर सको। तो तो अपने ये आप को संस्था की राष्ट्रवादी प्रोफेशनल, कहते हैं पंकज जी, लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। मतलब ये इससे इतना इतना कॉमन सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि पूरा राष्ट्र चौपट हो जाएगा, यहाँ की आने वाली पीढ़ियां चौपट हो जाएंगी। जो बच्चे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ेंगे वो कहाँ पहुंच पाएंगे, कौन पूछेगा उनको, उनकी हालत तो बहुत खराब होगी। इससे कोई फर्क। वो तो आप बताइए कि जब आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कैंपस खोलने की इंडिया में परमिशन दे दी है, अभी आप एक ने शायद वीडियो देखा होगा, उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी की विद्वत काउंसिल की मीटिंग में कह रहे हैं, सो एंड सो व्यक्ति जब मेरे पास आएंगे तो वो मैं उससे उम्मीद करूंगा 12 कॉलेजेस को लेकर कि वो 12 कॉलेज के लिए स्पॉन्सर्स कौन कौन को लेकर आ रहे हैं। यदि डीयू के कॉलेज को आप स्पॉन्सरशिप के लिए दे रहे हो, इसका मतलब है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो। जो आदमी बिल्कुल। से आप स्पॉन्सरशिप लोगे तो फिर वो बोलेगा कि वीसी भी मेरा ही हो। बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारे जो योगेश सिंह वो हनुमान की तरह हैं। और पता नहीं वो हनुमान के तरह के उनको वन का नर बताना चाह रहे थे कि उछल कूद करने वाला वानर बताना चाह रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो वानर नहीं थे, ये बहुत स्पष्ट है। वो वन के नर तो थे लेकिन बंदर नहीं थे। हम्म। वो प्रबुद्ध, गंभीर, बलशाली और प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति थे वन जो के नर जंगल वो। में रहता। बिल्कुल हाँ, सही वो जो बात। जंगल में रहता था। एक तरीके से देखा जाए तो उनका जो लीनिएज है वो हम जोड़ सकते हैं आदिवासियों से। बेसिकली वन के नर का मतलब हो गया एग्जैक्ट, आदिवासियों से। एग्जैक्ट वही है जो मतलब जंगलों में वन। आदिवासियों के सशक्त और सबसे पूर्व प्रतिनिधियों में से एक माना जा सकता है हनुमान जी को। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर, एक हनुमान भक्त हैं दिल्ली में, आप तो जानते ही होंगे, अरविंद केजरीवाल। उनके हम्म, सीएम आवास को हम्म, लेकर आजकल खूब चर्चा है। और अब तो हम्म। एनजीटी की कमेटी ने भी उस पर मतलब सवाल उठा दिया है कि उन्होंने तमाम पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया है अपना आवास बनवाने के दौरान। तो ये शीश महल बनाम राजमहल का जो विवाद है, ये क्या है पंकज जी? देखो आपको एक बताऊं, आम जनता को इन सब चीजों से क्या वास्ता है, इसलिए वास्ता है क्योंकि बताइए। अब ये आम जनता के बीच से आए थे। मैं और मेरी वैगनार अक्सर ये बातें करते हैं, इस किस्म का स्वभाव था उनका। और अब वो नहीं नहीं, शीश मुझे महल आप एक बना चीज रहे बताइए, आप एक चीज बताइए। हैं। जी। अरविंद केजरीवाल के समय में मुख्यमंत्री आवास बना, हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर तो है नहीं, ठीक है। उन्हें लग रहा होगा काफी दिन तक दिल्ली, रहेंगे। जैसे जैसे मेरी 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 पूरी बात सुनिए। हम्म। फिर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई भी बजटिंग और प्लानिंग जो होती है वो तो एलजी ऑफिस तक जाती ही जाती है। हम्म। अपने मन से तो बजट नहीं अप्रूव हुआ हो, एक चीज। हम्म। हम्म। ये तो देखिए, उसमें सरकारी धर्म को
गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वहां पर हम्म, हम एक आदर्श के रूप में, एक सामान्य घर के रूप में, ग्रीन हाउस के रूप में, बहुत सारे लोग ऐसे घर बना रहे हैं पर्यावरणीय, उसके जिसके अंदर बगैर बिजली का इस्तेमाल या लेसर एयर कंडीशन, वो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन मुझे हम्म, आप एक चीज बताइए, वो तो जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा वो रह सकता है, या जिसको पीडब्ल्यूडी अलॉट कर देगी वो भी रह सकता है, हम्म, ठीक है ना। हो सकता है कि कल अमित मालवीय को अलॉट हो जाए, वो कोई हम्म, एक उदाहरण की बात है। लेकिन जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 600 करोड़ का अपना ऑफिस बनाया है, हम्म, उसके जो लाव लश्कर है, उसका भी तो बता दें। वो तो उनका अपना है ना, वो तो सरकार का नहीं है। वो तो ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद में वो समाजवादी पार्टी के पास चला जाएगा, हाँ, बिल्कुल सही है ना। बात। अकेले ये वहां का तो नहीं, पूरे देश में लगभग 300 जगह उन्होंने अपने अभी कार्यालय बनाए पिछले 10 साल में। वो हम्म, खर्चा तो पब्लिक मनी से आया है ना, वो भी तो पब्लिक मनी से आया है। हम्म, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसा तो है नहीं कि मनरेगा में काम करते हैं, 675 रुपये रोज कमा के पार्टी को देते हैं कि तुम भवन बना लो। वो कहाँ से आया? वो वहीं से आया ना कि अभी सागर में एक बीजेपी के पूर्व विधायक के घर में 15 किलो सोना और कितने करोड़ रुपए मिले। मध्य प्रदेश का एक जो आरटीओ का सिपाही है जिसने केवल 8 साल नौकरी की थी, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ रुपए निकले। आप सोचो कितना आश्चर्य है। वो सौरभ शर्मा सिपाही के पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, हम्म, उनकी डेथ हो गई, उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई। भारत में पहली बार हुआ होगा कि अनुकंपा नियुक्ति चिकित्सा विभाग की जगह कहाँ दे दी? आरटीओ हाँ, में दी। और उसने 8 साल नौकरी की बस, 8 साल में सूत लिया ढंग से, है ना। सिपाही तो क्या सूतेगा, सिपाही की तो औकात नहीं होती। ईमानदारी की बात है कि वो अफसरों का पैसा होगा। गोडाउनिंग था उसके पास में, बिल्कुल, गोडाउनिंग था उसके पास, है निश्चित ना। रूप से। तो ये जो सामने केसेस आ रहे हैं, इनका हम्म, जवाब देना बीजेपी कि भाई आपके जो मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का भवन बना या रायपुर में बना, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। हालांकि ये है कि वो भी हनुमान भक्त हैं, ये भी राम भक्त हैं, तो कब हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है ना। अब तो वो चुनाव, अब बता तो ये देते हैं कौन सा कष्ट है मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो चलता रहता है ये बात, समझना। देखो अब ये चीज में कोई छुपा हुआ नहीं है कि केजरीवाल साहब जिस रिमोट से चलते हैं उसका जो सेल है वो रेशम बाग नागपुर में से ही लगा होता है। आपने इतना काम किया, आपने लोकपाल लिया है, आप ट्रांसपेरेंसी लिया है, फिर आपको बजरंग बली की जय का नारा सार्वजनिक लगाने की क्या जरूरत है। हम सब लोगों की आस्था है, हम सब लोग पूजा करते हैं, हम सब लोगों वार त्योहार मनाते हैं, लेकिन वो मेरा निहायत व्यक्तिगत मामला है। हम ये प्रोग्राम शुरू करें बजरंग बली की जय, जय श्री राम करके, तो उससे ना तो राम को कोई फर्क पड़ रहा है ना हनुमान जी को फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। और जिन सवालों के उन्हें जवाब देने चाहिए, जिन सवालों को एड्रेस उसको करना नहीं दे चाहिए, रहे। उनको उनको बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे आज ही फ्रंट पेज पे जनसत्ता में खबर है कि ₹13 टूटकर ₹85.87 प्रति सत्तर डॉलर। 87 और दूसरी खबर यह है कि भारत में आर्थिक वृद्धि पिछले 4 सालों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। निम्न पिछले स्तर। 4 सालों में, कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि हमारी आर्थिक वृद्धि हो सके। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि हम झूठा ही दावा, तमाम तमाम अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि दावा झूठा है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं 2027 तक। वो तो कह रहे हैं कि अभी हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाए, और जब आर्थिक वृद्धि आपकी 6.3% रहने वाली है तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। और अब तो और एसबीआई ने आप भी एक, अपने दे दिया। और इवन आप एक मल्टीपल कर लीजिए ना, जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे तो डॉलर का जो दर थी लगभग 65 रुपए थी, और अब हम्म, 85 रुपए से पार है। यदि ये जो जिस ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यदि उस रेट पे लेके आ लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हम्म, सही बात।
ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया, एक्सप्रेस वेज पे, है ना, जहाँ से मैं गाड़ियों को कंडेम करा के, गा, गाड़ियों को कंडेम करा के नई गाड़ी खरीदने में हम्म, कहाँ किया खर्चा, आपका कहाँ, आप सर्विस सेक्टर को के अलावा आप कहाँ डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के जो सवाल है उसको ये जवाब ये नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो हम्म, दिल्ली में वो झूठ बोलते हैं एजुकेशन को लेकर। पिछले 10 साल में उन्होंने केवल 5 नए स्कूल खोले, केवल केवल 5। यस। उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको उदाहरण बताऊं, हम्म, जनकपुरी में एक सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल से लगा हुआ एक पार्क था। उन्होंने उस पार्क की जमीन को घेरा और उसके अंदर 100 कमरे और बनवा दिए। जनकपुरी एक इलिट लोकेलिटी, वहां पे ऑलरेडी बच्चे कम आ रहे थे, वहां कमरे खाली पड़े। अब तुगलकाबाद का स्कूल जो है, तुगलकाबाद के स्कूल में छात्रों की स्थिति 9-10 के क्लास अल्टरनेटिव क्लासेस होती थी। 9 है आज हुआ है, तो वो परसों होगी उसकी क्लास, क्योंकि वहां कमरे कम है। वहां उनने कमरे नहीं बनवाए, हमने केवल कमरे बनवाए इन्होंने, यानी जहां पे खरीद है, जैसे कि अपन बोर्ड लगा दो स्मार्ट, ये सब काम में पैसा खर्च किया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि दिल्ली शहरी के राज्य में पिछले 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम से कम 12 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें छात्र ने या तो शिक्षक को मार डाला या अपने साथ के बच्चे को मार डाला। तो ये बहुत गंभीर घटना है। बिल्कुल। और ये बताती है कि आप के जो टीचर्स है, जो आपका टीचिंग तंत्र है, वो एक जॉयफुल या प्लेजर का माहौल नहीं बना पाया। जिस रिजल्ट की तुलना करते हैं, शीला दीक्षित के समय की रिजल्ट देख लीजिए बोर्ड के, इससे बेहतर ही है, कम नहीं है। शीला दीक्षित के समय में भी बेहतर एजुकेशन के लिए दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय बन गए थे, हम्म, जिनको जिनके टेस्ट के लिए स्पेशल अलग से एग्जाम होती है, इन्होंने सर्वोदय विद्यालयों को बर्बाद कर दिया। हम्म, हम झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखिए, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक में क्या है स्थिति, है ना। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली शहरी के डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके में जो आपको दवाइयां, क्या मोहल्ला क्लिनिक दे पा हम्म, रहे हैं? हम लोगों ने कोविड के समय देख लिया था, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का पूरा तंत्र कोलैप्स हो गया था, हम्म, सबने ही सही देखा बात। है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। कोविड शरीर की आपदा में तो आपकी चुनौती थी, चुनौती थी, काम आप करना ट्वेंटी चाहिए था। परसेंट पे रिजल्ट देते हैं, है हम्म, ना। आप बिल्कुल। अभी कोविड के समय में इन्होंने बहुत सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, 80% प्लांट अब बंद हो गए। खरीदारी बहुत की, मशीनें सब नई नई खरीद लेंगे, मालूम पड़ा कि मशीन को चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। हम्म, तो हम झूठ के तंत्र पर कितने दिन, देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली में हम्म, न्यूनतम आय और अधिकतम आय के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। हम्म, एक तरफ रूटीन दिल्ली चमकती है, और हम्म, उससे ठीक 10 किलोमीटर दूर उसके बाद सीलमपुर है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक हम असमानता को खत्म नहीं करेंगे, हम दिल्ली में घुसने के लिए, हम्म, कोई आप ओला उबर टैक्सी, आप गाजियाबाद फरीदाबाद कहीं में रहते हैं, वो घुस के आएगी तो 150 रुपए म्यूनिसपैलिटी का टैक्स देना, और बाहर निकलेगी तो म्यूनिसपैलिटी का टैक्स देना 150 रुपए। यदि आपका किराया 300 रुपए हो रहा है तो 150 रुपए उसमें प्लस और जोड़ दीजिए। तो फिर एनसीआर बनाया है क्यों? उसको एक कॉमन रीजन बनाया है क्यों? अगर अगर मतलब टैक्सी और इन चीजों को भी छूट नहीं दे सकते तो आप उसको नेशनल कैपिटल रीजन नहीं, क्यों बोलते हैं सारे को? बोलना नहीं तो चाहिए था। ये जो स्थिति कर रखी है, हम टैक्सेशन की मांग, आप बताइए कि उन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस को क्यों नहीं कम कर रहे, जिससे सबको फायदा हो। लेकिन महिला को बस में फ्री मिलेगी, यानी बहना जो है बस में फ्री सर्विस करेगी, और जीजा जी से टैक्स वसूल के फिर ये उसका पैसा निकाल लेते हैं, है चलिए ना। ठीक है, जब तक उनका रिमोट कंट्रोल नागपुर से चलता रहेगा तब तक शीश महल चमकता रहेगा। बस इसी इसी ये सब आशा नूरा के साथ कुश्ती है।
बिल्कुल। हम्म, ठीक है पटेल ठीक जी, है। नमस्कार।